Hi students. So till now we have discussed and we have discussed about the spermatogenesis, the structure of sperm we have studied in detail, and now onwards we'll move on and we will discuss the next topic of this chapter. तो अभी तक हमने spermatogenesis, sperm कैसे form होता है in case of male and also we have seen the structure of the sperm in detail. Now we'll move forward and we'll discuss the other parts, other topics. Now before we move on, we need to cover a very small part and a very small thing that we need to know. In the last video lecture, till we have discussed till the structure of the sperm in detail, right? Now in case of male, the sperm which is actually produced, or the chromosome, means actually the chromosome, we'll see in the next slide to be clear. The chromosomes are actually two types basically. That is your X and Y. Now in the next slide to be more clear, yeah, here you can see the male which have two types of chromosome, that is your X and Y. So as a result, what is happening, and when actually by the process of spermatogenesis, finally when the sperms are forming, तो जब sperm बन जाते हैं तो sperm में क्या होता है ना कि either the sperm will have X chromosome or it will have Y chromosome. तो अगर आपको याद होगा in the junior classes also or in the class 11 also, if I try to remind you, जो फीमेल का जो आपका क्रोमोसोम है वो बेसिकली एक टाइप का होता है XX, ठीक है. तो उसमें वैरायटी नहीं होता है. वैरायटी किसमें है? वैरायटी होता है मेल में. या तो स्पर्म Y टाइप का होगा या तो स्पर्म X टाइप का हो सकता है. अब आप बोलोगे सर इससे क्या फायदा है, इससे होता क्या है, ऐसा क्यों होता है? फायदा नहीं है एक्चुअली. व्हाई इट इज हैपनिंग? एक्चुअली दिस इज गोइंग टू हेल्प टू डिटरमाइन द सेक्स डिटर्मिनेशन. अब मेल के फीमेल के केस में तो सेम है क्रोमोसोम, ये तो बदल नहीं सकता है ना. तो अभी मेल के केस में क्या होता है, या तो वाई वाला क्रोमोसोम जिस स्पर्म में वो फर्टिलाइज करेगा एक को, या तो एक्स वाला. अगर एक्स वाला फर्टिलाइज करता है तो फिर क्या होगा, द चाइल्ड विल बी फीमेल. अगर वाई वाला फर्टिलाइज करता है तो फिर क्या होगा, इट विल बी मेल. इसको थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि जब आप ध्यान दीजिए, जब आपका ओवा या जो एग है वो बन जाएगा तो फिर वो डिप्लॉयड नहीं होता है, वो हैप्लॉयड होता है, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि उसके पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होंगे और उसका पॉसिबिलिटी क्या है, वो सिर्फ एक्स ही होगा. अब मान लीजिए कि जब एक्स क्रोमोसोम ऑलरेडी एग में है इन केस ऑफ फीमेल एंड दैट इज फर्टिलाइज्ड विद the sperm which is carrying the chromosome that is Y. तो फिर हमारा अभी क्या सिचुएशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो X पहले था तो अभी ये साथ में Y हो गया. तो ये क्या कॉम्बिनेशन है, दिस इज मेल. अगर ऐसा हुआ तो मेल चाइल्ड होगा, ठीक है. तो दूसरा केस एक बार देख लेते हैं कि नाउ इन केस व्हाट इज हैपनिंग if the sperm which is having the X chromosome, it is getting fertilized with this egg or ova. This is ova, okay. Now in that case what is happening, it will the condition will be like this. Then there will be one more chromosome which is having X, which is X chromosome. तो अभी टोटल आप देख सकते हो केस क्या बन गया. This is, if this happens, if this type of fertilization happens, the child will be female. So ऐसे ही होता है हमारे केस में, ह्यूमन के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन ऐसे होता है. So for that also you need to understand this, ठीक है. तो जो क्रोमोसोम है उसके जो फाइनल जो स्पर्म बनते हैं फाइनली, तो उसमें या तो आप देख सकते हो Y क्रोमोसोम बनेंगे या तो X क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है. सो व्हेन द स्पर्मेटेट्स चेंजेस इनटू स्पर्म, वी विल गेट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर्म. क्या क्या मिलेगा? वन, इट कंटेन X, अनदर X और X कंटेनिंग, अनदर वन इज Y कंटेनिंग. ये आप ठीक कर लेना. नाउ Y कंटेनिंग स्पर्म, उसका एक नाम हमें रखा है अलग से. जो जिस स्पर्म में Y वाला क्रोमोसोम होता है उसे हम बोलते हैं एंड्रोस्पर्म. और X जिसमें जो स्पर्म में X रहता है और X क्रोमोसोम रहता है उसे हम कहते हैं गाइनोस्पर्म, ठीक है. तो द स्पर्म व्हिच इज हैविंग Y chromosome is known as androsperm and the sperm which is having your X chromosome is known as gynosperm, ठीक है ना. So this is very important, we need to understand before we move on to the next topic. ये बहुत जरूरी है, इससे कभी कभी सवाल भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट. So you need to be very careful and you should have this knowledge.
आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द व्हाट डू यू मीन बाय एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है, या आपको पूछ सकते हो व्हाट इज गाइनोस्पर्म, या तो आपको फिगर देख के पूछ देगा बताइए कौन सा एंडोस्पर्म है कौन सा गाइनोस्पर्म है, ठीक है। नाउ द स्पर्म वायबिलिटी इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 24 आवर्स, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्पर्म वायबिलिटी का मतलब क्या है, स्पर्म बनने के बाद, ठीक है ना, और जब ये ट्रांसफर कर देता है आपका फीमेल के बॉडी में, या तो स्पर्म बनने के बाद बेसिकली कितना देर तक ये सर्वाइव कर सकता है, कितने देर तक ये रह सकता है, 24 आवर्स, ठीक है। तो वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म इज 24 आवर्स, ठीक है। नाउ we'll talk about the today's topic, we'll discuss in detail, we'll try to finish it, and if possible we'll go to the next topic as well, that is your structure of the egg. So this is very very important, these two topics we'll discuss, we'll try to finish it by today's lecture, okay. Now oogenesis, अभी oogenesis क्या है, oogenesis का मतलब होता है जैसे हमने अभी पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा, और मेल जो गैमेट फॉर्मेशन था वो हमने पढ़ा जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, वैसे ही फीमेल जो गैमेट है वो भी बनता है जिसे हम कहते हैं ओवा। तो ओवा बनने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं oogenesis। जैसे स्पर्म बनने का जो था उसे हमने पढ़ा था, स्पर्म सिंथेसिस का जो प्रोसेस था उसे हमने पढ़ा था, उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसे हम कहते हैं oogenesis, ठीक है ना। तो इसमें हम सारे स्टेप एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। उसके पहले हमें थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे हमने मेल के केस में भी पढ़ा था थोड़ा, जैसे कि हमने देखा था कि आपका जो टेस्टिकल्स है बहुत सारे एनिमल के केस में वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहता है, सीजनली वो डिसेंट होता है। तो वैसे यहाँ पे भी हमें कुछ एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट वी नीड टू कलेक्ट द बेसिक, राइट। फर्स्ट, जैसे मैंने बताया oogenesis what it is the process of formation of ova और द एग इन केस ऑफ फीमेल। ये ऑफ नहीं होगा, इसको और कीजिएगा आप लोग। सो ओवा और एग, ओके, इन केस ऑफ ह्यूमन, सो यू कैन प्लीज करेक्ट इट, और होगा यहाँ पे। नाउ oogenesis इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। oogenesis क्या है, ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो कैसे है डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस वो हम देखेंगे, आपको अभी समझ में आएगा, धीरे धीरे हम जितना डिस्कस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। Now in the first month of gestation, that is in the first month of female embryo growing in the mother's womb, that is a fetus, it has 1700 primary follicle। क्या कह रहा है कि जो मदर्स वूम में एम्ब्रायो जब डेवलप होता है, फीमेल एम्ब्रायो, इन दैट केस उसी समय से फर्स्ट मंथ से ही जो प्राइमरी फॉलिकल्स वो जनरेट या मतलब बनना शुरू हो जाता है। वो कितने नंबर के होते हैं, मिनिमम 1705 primary follicles are already synthesized in the first month of the development of the female fetus or female embryo, ठीक है ना। Now in second month, first month में तो हो गया, second month में क्या होगा, the embryonic life and the number become in the embryonic life, number कितना बढ़ गया, देखिए पहले कितना था, फर्स्ट मंथ में कितना था 1700, अभी कितना बढ़ गया है, बढ़ के कितना हो गया है 6 lakhs। So it's a very big number. So first month में कितना था 1700 only, second month में कितना हो गया 6 lakh हो गया। So it's very interesting. Now in the fifth month, ठीक है, fifth month में क्या हुआ देखते हैं, the primary follicle number reaches 7 million। देखिए पहले फर्स्ट मंथ में जो फीमेल जो आपके फीटस ग्रो करता है मदर्स वूम में, उनमें 1700 नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स हम देखते हैं, और जब वो सेकेंड मंथ में आता है तो कितना हो जाता है 6 लाख, और फिफ्थ मंथ तक आते आते कितना हो जाता है 7 मिलियन, ठीक है। अब जो ये फिफ्थ मंथ है यहां तक आप देखिए नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, उल्टा होगा। अभी जो नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स है वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। आफ्टर दिस स्टेज दिस फॉलिकल्स अंडरगो atresia or shrinking। atresia is a technical term what we use for shrinking, okay, biological technical term। so atresia होगा, मतलब क्या होगा, this primary follicle structure it is going to shrink, the number is going to shrink, धीरे धीरे घटता रहेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे घटता है, वो भी हमें देखना है। when the female child born its ovary has 2 million primary follicle। देखिए फिफ्थ मंथ में कितना था, 7 मिलियन था, मतलब और 2-3 महीने, मतलब नॉर्मली 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है, तो 2 महीने के बाद नॉर्मली डिलीवरी या फिर जो आपका चाइल्ड का जो है
चाइल्ड बर्थ हो जाएगा, है ना। तो व्हेन द फीमेल चाइल्ड बॉर्न एट दैट टाइम इट इज रिड्यूस्ड टू 2 मिलियन। देखिए प्राइमरी फॉलिकल कितना घट गया, इट इज रिड्यूस्ड टू 2 मिलियन फ्रॉम 7 मिलियन बाय द टाइम द फीमेल चाइल्ड बॉर्न, ठीक है, तब 2 मिलियन हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है, after the development, after the birth there will be no more primary follicle or the primary follicle will not develop further, ठीक है। मतलब जितना भी ग्रो करना था, आप देखिए प्रिसाइसली अगर हम देखेंगे तो 5th-7th मंथ तक हुआ, उसके बाद क्या है, श्रिंक होना शुरू हो गया, स्पेशली जन्म मतलब बर्थ के बाद क्या है, ये और भी और बनेगा ही नहीं, मतलब और फर्दर डेवलप नहीं होगा, ठीक है। उल्टा होगा क्या, उल्टा श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। मतलब श्रिंकिंग कब से स्टार्ट हुआ, 7 मंथ के बाद से स्टार्ट हो गया था, और वो बर्थ के बाद ही कंटिन्यू करेगा, ठीक है ना। तो जो फीमेल ओवरीज होता है, जो आपके बेबी, जो आपके फीमेल बेबी जो गर्ल होते हैं, उनमें क्या होता है, जो ओवरीज में जो नंबर ऑफ व्हेन दे बोर्न, इट इज द नंबर ऑफ फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल इज 2 मिलियन एंड इट इज कंटिन्यूअसली इट इज श्रिंकिंग अकॉर्डिंग टू देयर एज, ओके। जितना जो आपका बेबी धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा, उसी के समय के साथ क्या होगा, इनका जो नंबर ऑफ जो प्राइमरी फॉलिकल है वो डिक्रीज होता रहेगा, श्रिंक होता रहेगा, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी तक कैसा चलेगा, प्यूबर्टी हमने डिस्कस किया था, 11 से स्टार्ट हो जाता है, ज्यादातर फीमेल में 11-12 से स्टार्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब व्हेन इट इज अ फेज व्हेन दी एक्चुअली the particular animal or the individual organism is getting matured reproductively, ठीक है। so reproductively एक्टिव हो जाता है, इसके लिए जो समय होता है, जो जिस समय ये एक्टिव होते हैं उसे बोलते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी तक ये जो है नंबर ऑफ फॉलिकल्स है प्राइमरी फॉलिकल, इट विल डिक्रीज स्लोली एंड बाय द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी द नंबर रिड्यूस टू 60,000 to 80,000। देखिए जब पैदा हुए थे तो कितना था, 2 मिलियन, घट के कितना हो गया, 60 to 80,000। अब यहीं पे खत्म नहीं होता कहानी। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि अभी जो 60 से 80,000 है, इसमें ये 60 to 80,000 से भी सिर्फ और सिर्फ 500 प्राइमरी फॉलिकल ओनली, मतलब 500 बेस्ट, या बोल सकते हैं 500 प्राइमरी फॉलिकल, ये 60 से 80,000 में जो बचे जो होंगे, उसमें से एक एक करके जो है आपका एक डेवलप होगा। समझ में आया आप लोगों को? फिर से एक बार देख लीजिए कि शुरू हुआ था श्रिंकिंग कब से, 7 मंथ के बाद से श्रिंकिंग हुआ। जब जन्म हुआ बेबी का, तो उस समय जो ओवरी में नंबर ऑफ फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल कितने थे आपके, ऑलमोस्ट 2 मिलियन। वो घटते घटते प्यूबर्टी में कितना हो गया, 60 to 80,000 मिलियन, और उनमें से भी सिर्फ 500 ऐसे प्राइमरी फॉलिकल होंगे जिनमें से, ध्यान से समझिए, 60 से 80,000 जो आपके बचे हुए प्राइमरी फॉलिकल, उसमें से 500 ऐसे प्राइमरी फॉलिकल होंगे जिसमें से एक एक करके एक हर महीने आपका डेवलप होगा, एक एक ओवा हर महीने मैच्योर होगा, मतलब एक एक ओवा बनेगा, एक मतलब वो जो 500 प्राइमरी फॉलिकल उसमें से हर महीने एक एक करके बनेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि पूरे लाइफ टाइम में जो फीमेल है वो कितना जो प्राइमरी फॉलिकल्स यूज कर पाती है, दैट डिपेंड्स, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, now there is a break between birth and puberty, that is why the process of oogenesis is known as discontinuous। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जो ये oogenesis का प्रोसेस है ये डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये सवाल आए, अगर क्वेश्चन आए कि why it is discontinuous, क्यों ये डिसकंटिन्यूअस मानते हैं हम, so this is the answer, there is a break between the birth and the puberty। तो हम देख सकते हैं puberty और birth, जन्म के बाद से लेके puberty तक क्या है हमारे पास, एक ब्रेक है। ऐसा नहीं कि जन्म के बाद से ही जो प्रोसेस है oogenesis का वो स्टार्ट हो गया, नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। सो आफ्टर प्यूबर्टी इट इज स्टार्ट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। नाउ द oogenesis इज कंप्लीटेड इन 3 फेजेस। कितने फेजेस में होता है, 3 फेजेस में। पहला फेज क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट फेज, द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज, इट्स अ माइटोटिक डिवीजन। क्या होता है इसमें, माइटोटिक डिवीजन होता है प्राइमरी फॉलिकल्स का। नेक्स्ट ग्रोथ फेज, इसमें क्या होगा, योक जो होता है, एग योक, उसका एक्यूमुलेशन होगा एंड द साइज ऑफ द
structure, the size of the egg or the developing primary follicle, it will increase, and finally the third step is called maturation step, that is meiotic division. ये क्या होता है? meiotic division मतलब reductional division होगा इसमें. mitotic division मतलब क्या होता है? equational division, and meiosis मतलब क्या होता है? reductional division. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम एक एक करके. तो तीन क्या स्टेप है? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज. ठीक है. नाउ द प्राइमरी फॉलिकल फर्स्ट डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म oogonia. जैसे हमने स्पर्म के केस में देखा था, जब स्पर्म भर रहा था तो स्पर्म जब सिंथेसिस होता है तो स्पर्मेटोगोनिया बनता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे oogonia बनेगा. कैसे बनेगा? माइटोटिकली मतलब कॉपी बना के, मतलब इक्वेशनल डिवीजन होगा. ठीक है, रिडक्शनल डिविजन नहीं होगा. मतलब अगर डिप्लॉयड आपका स्ट्रक्चर है वो डिप्लॉयड ही रहेगा. ठीक है, 2n है तो 2n ही रहेगा, तो वो हाफ नहीं हो जाएगा, ये बदलेगा नहीं. ठीक है. सो प्राइमरी फॉलिकल फर्स्ट डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म oogonia. ठीक है, फर्स्ट क्या होगा? माइटोटिकली बनेगा oogonia. देन as a result what we can get, I already said it is diploid. मतलब जो उसका जो बेसिक उसका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होगा, तो 2n है तो 2n ही रहेगा, so that is diploid. Now the oogonia goes to the next phase, that is called growth phase. अभी क्या होगा oogonia? It will go to the next phase, that is called growth phase. मैंने पहले ही बताया इसमें क्या होगा, yolk का जो accumulation है, जो yolk accumulation है, जो साइज जो है वो बढ़ेगा because of the accumulation of maximum quantity of yolk. कैसे होगा? ड्यू टू वाइटेलोजेनेसिस. ठीक है, वाइटेलोजेनेसिस का मतलब क्या है? yolk फॉर्मेशन. और मतलब साइज जो ग्रोथ होगा ना, मतलब साइज बढ़ेगा आपका उस स्ट्रक्चर का, जिसे बोलते हैं oogonia. उसका साइज कैसे बढ़ेगा? बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ yolk. उसी को हम बोलते हैं विटेलियोजेनेसिस, दैट इज अ yolk फॉर्मेशन. yolk जिस प्रोसेस से बनता है एक के अंदर, उसी को बोलते हैं विटेलियोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस. ठीक है, व्हाटएवर यू से. नाउ अब हम थोड़ा देखेंगे कि अलग अलग एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, जब ये ग्रोथ फेज में आपका जो आपका oogonia है उसका साइज इंक्रीज होता है, वो कितना टाइम बढ़ जाता है, वो थोड़ा देखेंगे हम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल कंपेयर एज वेल. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द yolk and the accumulation of the size will increase. अब जितना yolk formation ज्यादा होगा उतना ही साइज इंक्रीज करेगा. इट इज जस्ट लाइक I'm actually filling the balloon with water. मतलब जितना मैं पानी भरूंगा बलून उतना बढ़ता रहेगा. ठीक है ना. तो एक लिमिट भी होता है, कितना बढ़ता है हमें देखना है. हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग होता है लिमिट. जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इफ यू सी इट इज 200 टाइम्स इन केस ऑफ ह्यूमन. तो ह्यूमन के केस में जो आपका oogonia होता है वो कितना टाइम बढ़ जाता है? 200 टाइम्स. बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है. देन इन केस ऑफ hen it is 200 times also, again 200. फ्रॉग के केस में कितना होता है? 2000 टाइम्स, 2000 गुना बढ़ जाता है फ्रॉग के केस में. ठीक है. एंड इन केस ऑफ ड्रोसोफिला बैरनगस्टर, ड्रोसोफिला के केस में एक तरह का फ्लाई होते हैं, इनके केस में कितना होता है? 90,000 times. Can you imagine 90,000 times if the size of the particular oogonia is increased? So you can imagine from that how means आप मान लो कि अगर आप 90,000 गुना बढ़ जाओ तो कैसा होगा, है ना. तो उतना ज्यादा बढ़ जाता है. तो ह्यूमन के केस में क्या होता है? 200 टाइम्स. hen के केस में भी 200 टाइम्स होता है. फ्रॉग के केस में 2000 टाइम्स. एंड सबसे ज्यादा हमने क्या देखा? ड्रोसोफिला के केस में. तो ये वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. ठीक है ना. नाउ डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच नरिशमेंट शुड द एग नीड, दिस इज ये कंप्लीटली जो है ये डिपेंड करता है. अभी आप देख रहे हो कि अभी आपने देखा कि ह्यूमन के केस में जो oogonia है वो डेवलप हो रहा है और अपना साइज बढ़ा रहा है आपका 200 टाइम्स. और कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि फ्रॉग के केस में हमने क्या देखा? 2000 गुना, 2000 टाइम्स. ठीक है ना. तो ये डिपेंड करता है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस में कितना न्यूट्रिशन जो है उस फीटस को चाहिए. एक्चुअली ये जो yolk का जो इंक्रीज होता है, जो ग्रोथ फेज पे yolk बढ़ता है, एक्यूमुलेशन होता है yolk का, इट्स एक्चुअली द एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच इज गोइंग टू हेल्प द फीटस और द एम्ब्रायो व्हेन दे आर डेवलपिंग. तो फीटस जो डेवलप होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, जो ग्रो करेगा, उसे डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रायो को डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन चाहिए.
वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जितना क्वांटिटी चाहिए उतना क्वांटिटी जो है एक्यूमुलेट होगा एग के अंदर। ये एकदम डिपेंड करता है बिल्कुल उसी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट। जितना हमें जिस ऑर्गेनिज्म को जितना न्यूट्रिशन चाहिए उस ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रायो को डेवलप करने के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, so that much yolk will be secreted or it will be accumulated during the growth phase. ठीक है ना? I hope it is clear. In case of human being, for the nourishment of the embryo we have placenta. Actually हमारे केस में क्या होता है कि placenta जो है वो बन जाता है, तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन हमारे जो एग है उसके अंदर हमें प्रिजर्व नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे केस में क्या है, ह्यूमन केस में प्लासेंटा बनता है। सो प्लासेंटा इज हैविंग द रोल टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिशन। तो एक को अलग से न्यूट्रिशन एक्यूमुलेट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो मिनिमम चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, जो अर्ली डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक न्यूट्रिशन चाहिए वो जो ह्यूमन एग है वो एक्यूमुलेट करता है ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज, उससे ज्यादा नहीं करता। क्यों? क्योंकि आफ्टर सर्टेन फेज, आगे हम पढ़ेंगे जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद जो एम्ब्रायो बन के जब इम्प्लांट हो जाता है मदर्स वूम में, दैट इज यूटेरस वॉल में, वो जब इम्प्लांट हो जाता है तो प्लासेंटा बनता है। इट्स अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एंड वो प्लासेंटा बनने के बाद क्या है, अभी सारा न्यूट्रिशन जो है डायरेक्टली इट विल प्रोवाइडेड बाय द प्लासेंटा टू द ग्रोइंग फीटस। तो इसीलिए जो एग का जो आपका जो कंटेंट है या जो यॉक है वो भी लिमिटेड होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिज्म के ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? जो जैसे आप देखिए कि अगर हम बात करेंगे hen की या फिर हम बात करेंगे किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म की, दोज हु आर एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, तो उनके केस में क्या होता है, एग में वो सफिशिएंट क्वांटिटी जो न्यूट्रिशन का है एक यॉक में वो सीक्रेट करते हैं ताकि उनके जो फीटस है और एम्ब्रायो है जो डेवलप होते समय उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, नाउ एग हैज लेस यॉक कंटेंट, द न्यूट्रिशन वुड बी सप्लाइड फ्रॉम द मदर्स बॉडी टू द फीटस, where in case of birds and other vertebrates like frog, hen, there is no such structure. मैंने अभी बात किया कि प्लासेंटा हमारे केस में होता है, बाकी दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उनके केस में प्लासेंटा नहीं बनता है क्योंकि वो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे फ्रॉग, उनका जो एग है वो बाहर में ही एनवायरमेंट में एक्सटर्नली डेवलप होता है, जैसे हेन का भी है, बर्ड्स का भी आपने देखा होगा, जो एग है वो बाहर ही डेवलप होता है। तो वहां पे क्या है कि प्लासेंटा बन नहीं सकता और प्लासेंटा का जो स्ट्रक्चर है वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए एग के अंदर सारा जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड उसमें अवेलेबल रहता है, ठीक है ना? इसीलिए हम देखते हैं कि एग से डायरेक्ट हमारे जो डेवलप्ड फीटस है वो बाहर आते हैं बाय आफ्टर ब्रेकिंग द एग शेल, राइट? नाउ दे आर एग लेइंग एनिमल्स and there is no connection after the egg laying, and that means the egg must have sufficient amount of yolk. वही मैंने आपको जो समझाया वही पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन। क्योंकि हम देखेंगे कि ह्यूमन के केस पे या बाकी जो मैमल्स हैं उनके केस में जो होता है प्लासेंटा बनता है और मदर्स वूम में जो है फीटस वो डेवलप करता है, लेकिन जो एग लेइंग एनिमल्स है जैसे आपके फ्रॉग हो गए, आपके दूसरे एग लेइंग एनिमल्स हो गए, वो एग जो है उनके बॉडी से बाहर आ जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो पर्टिकुलर जो आपकी फीटस है वो डेवलप एग के अंदर ही होता है, देन दे विल गेट मैच्योर एंड दे विल ब्रेक द शेल, दे विल कम आउट। इसीलिए जो भी न्यूट्रिशन जरूरी है उस एग में हम वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उस एग में ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज के समय ही वो सारा जो आपका इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है वो एक्यूमुलेट कर देते हैं, ठीक है ना? सो दैट्स व्हाट इट इज रिटन ऑन द इन द पॉइंट आल्सो यू कैन सी they are the egg laying in case of the egg laying animals there is no connection after the egg, and that means the egg must have sufficient amount of yolk, okay, for the development of embryo, and in this stage it is known as primary oocyte growth phase, ठीक है? तो अभी अब तक हम कहां तक पहुंचे हैं, हम डिस्कस कर रहे थे oogenesis में, तो हम अभी पहुंचे हैं आपके सेकंड स्टेज दैट इज कॉल्ड ग्रोथ फेज, ठीक है ना? इस समय हम अभी जो oocyte है उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। oogonia से अभी हम जब ग्रोथ फेज में जब ग्रोथ हो गया कंप्लीट, तो हम अभी इसको हम oogonia से अब क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं प्राइमरी oocyte व्हिच इज एक्चुअली डिप्लॉयड। देखिए कंफ्यूज मत नहीं होना है। फर्स्ट स्टेज क्या था, मल्टीप्लिकेशन फेज था, उसमें प्राइमरी फॉलिकल से हमें क्या मिल गया, जैसे स्पर्म के इसमें स्पर्मेटोगोनिया मिला था तो उसमें हमें क्या मिला, oogonia। अब oogonia क्या हो गया, नेक्स्ट फेज में गया ग्रोथ फेज में, वो ग्रो हो गया, साइज में इंक्रीज हो गया, यॉक जो है उसमें एक्यूमुलेशन हो गया कंप्लीट। अब इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी oocyte, ठीक है? और ये क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। आई होप इट इज क्लियर।
नाउ दिस प्राइमरी oocyte विल गो टू द थर्ड स्टेज, ठीक है, अब थर्ड स्टेज में जाएगा इनटू द मैच्योरेशन फेज, मतलब क्या, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एंड फॉर्म, इससे क्या बनेगा, ये फॉर्म होगा, फ्रॉम नहीं, फॉर्म, एंड इट फॉर्म वन प्राइमरी oocyte ओनली, एक ही प्राइमरी oocyte जो है वो हमें दिखेगा और मिलेगा, एंड वन सेकेंडरी oocyte, एक प्राइमरी oocyte मिलेगा हमें और एक सेकेंडरी oocyte, दो oocyte हमें मिलेंगे, एक प्राइमरी oocyte बनेगा, दूसरा है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सो बाय meiosis 1 it will form two daughter cell by reductional division। अब जो meiosis 1 होगा तो उसमें क्या होगा, दो डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है, दो डॉटर सेल जब बनेंगे, और अब आपको पता है कि जो आपके meiosis होता है दैट इज योर रिडक्शनल डिवीजन, तो अभी क्या होगा, रिडक्शन मतलब क्या, अभी जो डॉटर सेल बने हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो अभी जो आपके डॉटर सेल है उनका जो आप वो आप उसे क्या कह सकते हैं, वो आपका हो जाएगा हेप्लॉइड, उनमें क्या होगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, क्यों, क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस हो गया, ये माइटोटिक डिवीजन नहीं है, मियोसिस है, ठीक है। नाउ द कंप्लीट नरिशमेंट डिपेंड्स ऑन द साइटोप्लाज्म। अभी हम सबको पता है कि अभी तक हमने बार बार डिस्कस किया इतनी देर तक कि जो भी डेवलपिंग फीटस होगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करेगा, साइटोप्लाज्म करेगा, मतलब योर कंटेंट जो वो करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आफ्टर द रिडक्शनल डिवीजन, जब रिडक्शनल डिवीजन होगा उस समय क्या होगा, जब दो डॉटर सेल बनेंगे उसमें जो साइटोप्लाज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनइक्वल होगा। एक डॉटर सेल में साइटोप्लाज्म मैक्सिमम चला जाएगा, दूसरे डॉटर सेल में साइटोप्लाज्म मिनिमम जाएगा। इससे क्या होगा, जो दूसरा डॉटर सेल है, ठीक है, वो क्या होगा, धीरे 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 डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज उसमें जो साइटोप्लाज्म कंटेंट है बहुत मिनिमम है और वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो डीजेनरेट होता रहेगा। और जिसमें बहुत ज्यादा मैक्सिमम साइटोप्लाज्म जिस डॉटर सेल में चला गया वो डेवलप करेगा फर्दर, ठीक है। तो इसमें आप याद रखिए, जो जिस डॉटर सेल में मैक्सिमम साइटोप्लाज्म जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिवीजन, मियोटिक डिवीजन और मियोसिस, फर्स्ट मियोसिस, वो आपका जाएगा फर्दर डेवलपमेंट में, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और जो आपका मिनिमम साइटोप्लाज्म के साथ डिवीजन होगा वो डीजेनरेट करेगा, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे हम उसे, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। The same point is written on the screen. You can see the complete nourishment depends on the cytoplasm. That is why if it is divided equally during the division, but ultimately one egg will develop actually. That means other cell which is not going to form the egg, that much cytoplasm will waste. इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें भी हम इक्विवेलेंट डिवीजन करते हैं, मतलब दोनों ही, मतलब हम अगर ऐसा होता कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस दो डॉटर सेल बनते और दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट होता, तो इससे क्या होता, क्योंकि एक तो बनेगा, एक ओवा जो है वो एक ही बनेगा, तो फिर जो दूसरा वाला है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि क्या होता है कि अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, एक में मैक्सिमम साइटोप्लाज्म चला जाएगा, क्योंकि एक बनने वाला है तो उसमें मैक्सिमम जो एक बनेगा उसमें ही सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म कंटेंट होना चाहिए, इसीलिए उसी में सबसे ज्यादा एक डॉटर सेल में मैक्सिमम साइटोप्लाज्म जाएगा, डिवाइड होकर दूसरे में मिनिमम जाएगा, जो कि डीजेनरेट हो जाएगा धीरे धीरे, उसे हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। तो अब आगे देखिए, रीजन क्या है, टू अवॉइड दैट। अब इसके अवॉइड करने के लिए हमने देखा है कि क्या होता है, टू अवॉइड दैट एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज वन सेल हैव मिनिमम साइटोप्लाज्म एंड अदर सेल विल रिटेन द कंप्लीट साइटोप्लाज्म। समझ में आया, जो मैंने अभी डिस्कस किया वही है, मतलब एक डॉटर सेल के पास मिनिमम साइटोप्लाज्म रहेगा आफ्टर द डिवीजन, एंड दूसरे साइटोप्लाज्म के पास क्या होगा, मैक्सिमम जो आपका साइटोप्लाज्म है वो रहेगा, ठीक है। Now the tiny cell, which one I am referring here, the tiny cell means the cell which is having less cytoplasm, minimum cytoplasm, later on which is known as first polar body, and the large cell is haploid। हमने पहले बात किया है कि meiosis होगा तो haploid होगा, है ना। So the large cell is haploid and now it is called secondary oocyte। अभी हम इसे क्या कह सकते हैं, secondary oocyte, ठीक है। Now the meiosis division will only occur। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये सेकेंडरी oocyte हमें मिल गया, अब इसके बाद का जो स्टेप है वो कंडीशनल है। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट ग्रोथ होगा, नेक्स्ट जो स्टेप होगा
जिसे हम बोल सकते हैं सेकेंड मियोसिस एज वेल। तो उसमें क्या होगा उसका एक कंडीशन क्या है कि अभी जो होगा ना, जो आपके फीमेल के बॉडी में ये जो आपने अभी देखा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी यहीं तक आके स्टॉप हो जाए। इसके बाद जो फाइनली एग बनने का या ओटीड या जो आपके ओवा जो बनेगा, फाइनल ओवा जो बनेगा या एग बनेगा, उसका कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर स्पर्म एंट्री हुआ, अगर फीमेल के बॉडी में स्पर्म आया, स्पर्म का एंट्री हुआ, only in the presence of that, only in the presence of sperm, the next stage will get stimulated. Actually the sperm अगर फीमेल के बॉडी में आएगा तो ही इसका आपका जो सेकेंडरी oocyte के बाद का जो फाइनल स्टेप है एग बनने का या ओवा बनने का, तो ये स्टिमुलेट होगा तब, अदरवाइज नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द meiosis division will only occur when the sperm enters, that is the entry of the sperm is the stimulus for the secondary oocyte to divide and form the egg, that is a final the structure what we actually require, ठीक है। समझ में आया ना? आई होप इट इज क्लियर कि जो सेकेंडरी oocyte से फाइनल जो एग, जो जिसे हम एग कह सकते हैं, ओवा कह सकते हैं, ओटीड भी कह सकते हैं, वो बनेगा और वो कंडीशनल है, तभी वो बनेगा जब स्पर्म जो है आपका मतलब एंट्री होगा या स्पर्म आएगा फीमेल के बॉडी में तब, ठीक है। नाउ सेकेंडरी oocyte, अगर मान लेते हैं अभी कंडीशन क्या है कि सेकेंडरी oocyte हम मानते हैं कि सॉरी स्पर्म जो है अभी फीमेल के बॉडी में अवेलेबल है, तो क्या होगा उसके बाद अभी एग बनेगा। वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। द सेकेंडरी oocyte अंडरगो सेकेंड meiosis व्हिच इज an equational division, ठीक है। अब ये सेकेंड जो meiosis हम कह तो रहे हैं meiosis है, ये meiosis का ही, क्योंकि meiosis जो पहले हुआ था सेकेंडरी oocyte बना था, उसके बाद अभी ये इनकम्प्लीट है, फाइनल अभी एग नहीं बना है, तो अभी नेक्स्ट जो हमारा स्टेप उसे भी हम कहते हैं meiosis। इवन इट इज meiosis बट इट इज नॉट रिडक्शन, इट इज इक्वेशनल डिवीजन, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो था हमने जब जिस प्रोसेस से सेकेंडरी oocyte बना उसे हम बोलते हैं M1 और meiosis 1। अभी सेकेंड स्टेज है जो सेकेंडरी oocyte से फाइनल एग बनेगा, वो होगा meiosis 2। अभी meiosis कह रहे हैं तो ये इक्वेशन नहीं है, ये थोड़ा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, इट इज सॉरी रिडक्शन नहीं है, इट इज इक्वेशनल डिवीजन, ओके। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सेम चीज होगा जैसे लास्ट केस में हमने देखा था कि एक जो डॉटर सेल है उसमें मैक्सिमम साइटोप्लाज्म चला जाएगा, दूसरे डॉटर सेल में बहुत ही मिनिमम साइटोप्लाज्म जाएगा, बिल्कुल वैसा इसमें भी होता है, सेम होता है, ठीक है। तो so let us read the point and again try to understand. The secondary oocyte undergoes second meiosis which is an equational division. Again to retain the maximum amount of cytoplasm, it again divide into a like larger cell and one a smaller cell with a minimum amount of cytoplasm. And that is now the अभी पहला हमने देखा था जो फर्स्ट केस में हुआ था, जो मिनिमम साइटोप्लाज्म लेके जो सेल डिवाइड हुआ था वो डीजेनरेट होता धीरे धीरे, उसे हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। अभी सेकेंड टाइम भी हमें ऐसा सेल मिला है, उसे हम कहते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। समझ में आया? तो सिर्फ एक ही जो डॉटर सेल है वही मैच्योर होगा, ठीक है। सो द लार्जर वन इज नोन एज ओटिड, ओवा और एग। अभी हमारे पास फाइनली जो लार्जर या फिर जो डॉटर सेल जो विच इज हैविंग मैक्सिमम cytoplasm, that is actually the egg, ova or ooted, ठीक है। So this is the process by which in case of female the ova, ooted or egg is developed, ठीक है। बट हमेशा ये याद रखना है आपको, ये लास्ट वाला स्टेप है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब स्पर्म एंटर करेगा फीमेल बॉडी में, तब, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, नाउ आई विल दिस इज diagrammatic representation for better understanding. So आप देख सकते हो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है आपका प्राइमरी फॉलिकल। दैट प्राइमरी फॉलिकल जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन फेज इज द फर्स्ट स्टेप, तो उसमें क्या आपको मिलेगा, oogonia मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ग्रोथ फेज। सो यहाँ पे आप देखिए इट इज ऑल्सो 2n दैट इज योर डिप्लॉयड, दिस इज ऑल्सो 2n दैट इज योर प्राइमरी oocyte। तो oogonia से ग्रोथ फेज के बाद क्या बनेगा, क्या मिलेगा हमको, प्राइमरी oocyte मिलेगा विच इज ऑल्सो डिप्लॉयड, है ना। Then उसके बाद if we go further we can see then we'll have meiosis 1। यहाँ पे आप you please correct and you write, I forgot to write, so यहाँ पे आपको mention करना है this is meiosis 1, ठीक है। So after meiosis 1 what is happening, there will be reductional division। तो मैंने जैसे आपको बताया था एक सेल जो होगा एक डॉटर सेल जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, दूसरा बहुत छोटा होगा। आप थोड़ा सा, मैं यहाँ पे थोड़ा प्रोपोर्शनल थोड़ा नहीं हुआ है, आप थोड़ा इसको बड़ा बनाइए, इसको थोड़ा और कंपैरेटिवली छोटा बनाइए, ठीक है। तो एक बड़ा होगा सेल जिसमें मैक्सिमम साइटोप्लाज्म होगा, दूसरे में नहीं होगा, कम होगा।
अभी इसमें क्या होगा, ये डायरेक्शनल डिवीजन था, अभी आप देखिए जो आपके सेल है, जो डॉटर सेल बना है वो क्या होगा, एन, दैट इज हेप्लॉइड, ये भी हेप्लॉइड होगा, ये भी हेप्लॉइड होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें मिनिमम साइटोप्लाज्म है, इसमें मैक्सिमम साइटोप्लाज्म है। इससे क्या है, ये ग्रो करेगा और ये धीरे धीरे डीजेनरेट करेगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। एंड फाइनली व्हाट वी गॉट आफ्टर द फर्स्ट मियोसिस, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप है एग या ओवा बनने का, वो कंडीशनल है। अब अगर स्पर्म एंटर करेगा तो ये फर्दर डेवलपमेंट जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज योर मियोसिस 2। तो ये मियोसिस 2 है, इसको आप लिख लीजिए, मियोसिस 2 होगा। इससे क्या होगा आपका, फिर से आपका ये 2 सेल बनेंगे, बट यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं, इक्वेशनल डिवीजन है ये, ठीक है। इवन इट इज मियोसिस, डॉटर सेल बनेगा 2, एक फिर से वही साइटोप्लाज्म मैक्सिमम जिसमें रहेगा और एक में मिनिमम रहेगा। जो मिनिमम रहेगा वो डीजेनरेट होगा धीरे धीरे, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेकेंड पोलर बॉडी। पहले को हमने बोला था फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड को बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। एंड फाइनली ये आपका जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, जो हमारा फाइनली हमें मिला है, जो द सेल और द डॉटर सेल विद द मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, दैट इज एक्चुअली योर ooted ova ऑफ एग। इसी को हम ओवा बोल सकते हैं या एग बोल सकते हैं, या तो ooted भी बोल सकते हैं, whatever we like. Fine. So this is the process by which spermatogenesis occur. So sorry, oogenesis occur. Fine. तो oogenesis ऐसे होता है. I hope it is clear. Now oogenesis is arrested in diploid stage of prophase 1 and meiosis 1. जो अभी हमने यहाँ बताया उसी का टेक्निकली हमने यहाँ पे बताया, आपको लिखाया है कि यहाँ पे फ्रीज हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, कहां पे, इस स्टेज में, आफ्टर द मियोसिस 1, ठीक है ना। और तभी ये काम आगे बढ़ेगा, फाइनल स्टेज में जाएगा जब स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है। सो बाय दिस वी फिनिश्ड द oogenesis. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एंड ट्राई टू सी दैट हाउ मच वी कैन कंप्लीट इन दिस केस, राइट। नाउ अभी क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एग और ओवा। अभी हमने जो देखा ना, जो एग बना, जैसे हमने स्पर्म के बारे में स्टडी किया था, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है, वैसे ही हम अभी देखेंगे ओवा का स्ट्रक्चर कैसा है, वो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो इट इज वेरी सिंपल, पॉइंट वाइज विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट, द ह्यूमन एग इज वेरी स्मॉल, छोटा होता है, इट्स अ स्मॉल सेल। साइज कितना होता है, 1 mm होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। एंड इट्स अ राउंड स्ट्रक्चर, जैसे स्पर्म के केस में था राउंड स्ट्रक्चर, थोड़ी नहीं था ना, वो स्पिंडल था थोड़ा और उसमें टेल भी लगा हुआ था। इसमें कैसा, ये इट्स अ कंप्लीट राउंड स्ट्रक्चर। अगर हम देखेंगे इसको सिंपली अगर ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल आपका राउंड स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है। सो इट्स अ सिंपल राउंड स्ट्रक्चर, फाइन। सो बट if it even it is round structure, it is having different parts and different layers, जो हमें बात करना है एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। इट्स अ राउंड स्ट्रक्चर, इट हैज इट्स ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें भी क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम हमने यहाँ पे क्या रखा है, विटेलाइन मेम्ब्रेन। यहाँ पे LINE होगा, UM नहीं, प्लीज करेक्ट इट, इट इज LINE, दिस इज N, दिस इज E, सो विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो जो एग का ह्यूमन जो ओवा है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है, विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये हमें याद रखना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसे हम, विटेलाइन मेम्ब्रेन। एंड इट इज सीक्रेटेड बाय सेल्स, ओके, सीक्रेटेड बाय सेल्स, एंड इट इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी मेम्ब्रेन। से हम क्या मेम्ब्रेन कह सकते हैं, दिस इज द प्राइमरी मेम्ब्रेन, फर्स्ट मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट if we move on, we can see there are some other membranes are there as well. उसका स्ट्रक्चर हम उनको देखना है, हमें डिटेल में पढ़ना है। Yeah, the cytoplasmic content is divided into 2 parts. अभी जो आपके साइटोप्लाज्म है किसमें, आपके एग में, it can be divided into 2 parts. Okay. And the almost we can say the area which is actually outside, towards outside, like the periphery of the egg or ova, that is called exoplasm, और उसे हम बोल सकते हैं कॉर्टेक्स, एग कॉर्टेक्स और एक्सोप्लाज्म। और जो अंदर की तरफ होता है उसे हम बोल सकते हैं एंडोप्लाज्म, ठीक है। और दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि द इनर पार्ट विच इज हैविंग द न्यूक्लियस। अब देखो जो आउटर मोस्ट पेरिफेरी पार्ट है साइटोप्लाज्म में, एक ओवा के केस में, उसे हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म और कॉर्टेक्स पार्ट। और जो इनर पार्ट है उसे हम बोलते हैं उसे हम कह सकते हैं ooप्लाज्म, सॉरी नॉट एंडोप्लाज्म, ooप्लाज्म।
and the ooplasm is actually contained or it have the nucleus in itself. तो न्यूक्लियस कहाँ रहता है? ओप्लाज्म के अंदर रहता है, ठीक है। और सिर्फ न्यूक्लियस रहेगा नहीं, बाकी जो दूसरे सारे जो भी ऑर्गेनल्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ओवा के, वो सारे किस पार्ट में है? वो एग के ओप्लाज्म के पार्ट में है, ठीक है। अब एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारे ह्यूमन बीइंग के केस पे जो यॉक कंटेंट है या फिर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बहुत कम होता है। हमने पहले भी मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ। क्यों कम होता है? क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि the growing fetus or the embryo, it is getting the nutrition basically from the placenta. Okay, so हमें एग में उतना ज्यादा यॉक कंटेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस क्या होगा हमारे ह्यूमन ओवा के केस पे, इट इज एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? किसी एक तरफ होगा न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब सेंटर में नहीं होता, किसी भी एक तरफ हो सकता है, किसी भी एक साइड में किसी एक तरफ होगा। अब जिस तरह में ये आपका ये न्यूक्लियस रहेगा एग में, उस साइड में, जिस साइड में रहता है न्यूक्लियस उसे, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी एक तरफ अगर न्यूक्लियस होगा तो फिर हमें क्या पता चलेगा? इसमें जो है पोलैरिटी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? द एग इट इज हैविंग पोलैरिटी, ठीक है। किसी एक तरफ, एक साइड में एग है, सॉरी न्यूक्लियस है एग में, तो पोलैरिटी होगा, है ना। और किसी आपकी जो अपोजिट साइड है, अपोजिट पोल पे, उसमें ज्यादातर क्या कंटेंट ज्यादा रहेगा? आपकी जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट वो उस तरफ ज्यादा रहेंगे, है ना। सो पोलैरिटी जो है इसका मतलब है कि वन साइड वेयर द न्यूक्लियस इज एंड ऑपोजिट, एक पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि जिस तरफ न्यूक्लियस है और उसका ऑपोजिट साइड, तो इस तरह से पोलैरिटी बनता है। एक तरफ न्यूक्लियस होगा, ऑपोजिट साइड में न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। सो दैट वे द पोलैरिटी एक्चुअली डिफाइंस इन दिस केस। अब देखो इसमें क्या होता है कि जिस साइड पे न्यूक्लियस होता है उस साइड को हम बोलते हैं एनिमल पोल, और जिस साइड पे न्यूक्लियस नहीं होता है उसे हम बोलते हैं वेजिटल पोल और वेजिटेटिव पोल, स्पेशली हम बोलते हैं वेजिटल पोल, ठीक है। जिस साइड पे आपका न्यूक्लियस जिस साइड में होगा आपकी एग का, उस साइड को हम बोलेंगे एनिमल पोल, और जिस साइड में न्यूक्लियस नहीं होगा उसे बोलेंगे वेजिटल पोल। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि वेजिटल पोल जिस तरफ होगा, स्पर्म भी उसी तरह से, उसी जगह से, उसी पार्ट से, उसी पोल से एंटर करेगा, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। द स्पर्म विल ऑलवेज टेक्स प्लेस, और एक्चुअली दे ऑलवेज एंटर और दे विल फर्टिलाइज द एग फ्रॉम द एनिमल पोल इटसेल्फ, ठीक है। तो स्पर्म कहां से आपका फर्टिलाइज करेगा? एनिमल पोल से ही फर्टिलाइज करेगा। फाइन। सो फर्स्ट इज विटेलाइन मेम्ब्रेन, हमने पढ़ा था, जिसको हम प्राइमरी जो मेम्ब्रेन कहते हैं, जो प्राइमरी मेम्ब्रेन या प्राइमरी लेयर है। उसके बाद हमने जो एग के अंदर में जो कंटेंट है उसके बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म है, ये सब पढ़ा, पोजीशन क्या है न्यूक्लियस का, उसके बारे में हमने पढ़ा। अभी हम क्या करेंगे, और भी बाकी सारे लेयर हमने बताया था आपको, वो हम पढ़ेंगे। जस्ट बिसाइड दी, मतलब आपके जो प्राइमरी लेयर है उसके बाद फिर एक नेक्स्ट लेयर होता है, विटेलाइन लेयर के बाद भी एक लेयर होता है, which is a non-cellular layer, okay, and secreted by follicular cell। तो नेक्स्ट जो लेयर होगा प्राइमरी सेल के बाद, वो सेलुलर नहीं है, ये नॉन सेलुलर लेयर है, और वो बनाते कौन इस लेयर को बना रहे हैं? फॉलिकुलर सेल, ओके। एंड इसीलिए, और ये जो होता है, ये जो सेल होता है, ये जो मेम्ब्रेन होता है, और आप तो जैसे कह सकते हैं हम, ये जो लेयर होता है ये बेसिकली जेली टाइप होता है, जिलेटिनस होता है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं? जोना पेल्यूसिडा। तो आप ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सो दिस इज द ओवा, ठीक है। तो ये आपके ओवा है। तो बाहर में आप, अब ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं आपका कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो सेंटर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं ओप्लाज्म। इसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, देखिए न्यूक्लियस है, उसके बाद बाकी भी सारे जितने भी कंटेंट है वो यहीं पे है। और आप देख सकते हो न्यूक्लियस सेंटर में नहीं है, एक्सेंट्रिक है, एक तरफ में है। तो जिस तरफ न्यूक्लियस आपको दिख रहा है उसे हम बोलते हैं एनिमल पोल, और ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट में जो पोल है उसे बोलते हैं वेजिटल पोल, ठीक है। और दिस इज योर ओप्लाज्म, देन यू हैव दी एक कॉर्टेक्स, और जिसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। And this is the layer, you can see the single line, can you see the single line which is giving the structure of the egg, the innermost single line, that is your first membrane or primary membrane or plasma membrane in case of the human ova or egg, which is also known as vitelline membrane, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस होता है उसको हम, उसका एक दूसरा भी नाम है, बोलते हैं जर्मिनल वेसिकल। जो एग में न्यूक्लियस होता है उसे हम क्या कहते हैं? जर्मिनल वेसिकल्स भी कहते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद अभी हमने जिस लेयर के बारे में बात किया, प्राइमरी लेयर मतलब ये फर्स्ट सिंगल लाइन हमने देखा, उसके बाद आप देख सकते हो कि एक लेयर आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, which is having gelatinous material inside this, which is a gelatinous type non-cellular membrane, उसे हम कहते हैं zona pellucida, ठीक है। और जो zona pellucida है, it is actually secreted by the follicular cell। ये आपको जो सेल यहाँ पे दिख रहे हैं, these are all follicular cell, these are here also follicular cell। अच्छा, एक चीज आप याद रखिए, मैंने यहाँ दो जगह पे बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो जगह पे, it is covering the entire egg, ठीक है। हम बस for our convenience, because why to draw the entire structure, entire egg, that's why for our convenience we drawing only this two part। इसका मतलब ये नहीं कि बस यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी ये पूरे सेल में कवर करेगा, पूरे सेल में बिल्कुल वैसे ही फॉलिकुलर सेल का लेयर रहता है। ये जो फॉलिकुलर सेल आपको दिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ देम दे आर एक्चुअली सीक्रेटिंग दिस ज़ोना पेलुसिडा, ठीक है। तो हमें पहला लेयर क्या हमने देखा था, प्राइमरी जो मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइमरी लेयर जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या वेटेलाइन मेम्ब्रेन, दूसरा था ज़ोना पेलुसिडा, एंड तीसरा अभी थर्ड लेयर के बारे में बात करेंगे। द थर्ड लेयर इज मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल। अभी हमने देखा ये सारे फॉलिकुलर सेल से बने, आप देख सकते हो, एंड दे आर एक्चुअली अरेंज्ड इन सच ए मैनर। आप देख सकते हो ये बिल्कुल वैसे इस तरीके से अरेंज है कि आपको देख के लगेगा कि दे अपीयर रेडिएटिंग, जैसा लगेगा कि दे आर, जैसे आप देखोगे सन रेडिएटिंग द रेज, वैसे ये जो सेल है ये ऐसे अरेंज होते हैं कि स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे और ऐसे अरेंज होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि देयर appear radiate, their appearance is just like radiating in nature, ठीक है। किस तरह रेडिएट कर रहा है, आउटर साइड, टुवर्ड्स द आउटर साइड, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई द नेम ऑफ दिस लेयर व्हिच इज मेड अप ऑफ दिस फॉलिकुलर सेल इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं हम इसे, कोरोना रेडिएटा कहते हैं, ठीक है। So this follicular cell which is making the third layer, the first layer is your primary that is vitelline membrane, the second layer is your zona pellucida, third layer is your corona radiata, ठीक है। So primary ये है, और बाकी हम एक्चुअली अगर हम जब डिटेल में पढ़ते हैं, हम कंसिडर करते हैं टेक्निकली, तो प्राइमरी जो वेटेलाइन मेम्ब्रेन इसे हम प्राइमरी मानते हैं, और सेकेंडरी जो है हम ये फॉलिकुलर सेल के इंक्लूडिंग दी जोना पेलुसिडा हम सेकेंडरी लेयर मानते हैं, और जो टर्शियरी लेयर हम किसे मानते हैं, अगर जैसे ह्यूमन वो एक के केस में कोई शेल नहीं है, लेकिन जैसे आप हेन के केस में देखोगे या किसी दूसरे और भी एनिमल्स हैं जिनके रेप्टाइल्स के केस में देखोगे, तो उनमें एक एक्स्ट्रा शेल बनता है, ठीक है। वो ओविडक्ट्स जो है उससे सीक्रेट होता है, एक्स्ट्रा शेल बनता है, उसे हम बोलते हैं टर्शियरी मेम्ब्रेन, ठीक है। सो we'll discuss till now to this much today, and the next lecture will continue. Thank you. Till then, take care. Be safe.